गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, और हम पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे बोर ने समझाया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है बच्चों कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लें, क्या ले लें हम लोग, एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक हमने ट्यूबलाइट लेके रखा है, तो हमने लेके रखा है क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके दोनों ओर में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगे हैं किसके, हाई वोल्टेज बैटरी के। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बच्चों हमने भर के रखा है क्या, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर हमने क्या भर के रखा है, हाइड्रोजन गैस भर के रखा है। और जब हम इसमें अप्लाई करते हैं बच्चों क्या, हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जब इस पे हम अप्लाई करते हैं बच्चों हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो हम देखेंगे क्या कि व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज अप्लाइड, जब हम हाइड्रोजन गैस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो हाइड्रोजन गैस बच्चों किससे बनी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बनी है। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है गैस का, वो टूटेगा, इट स्प्लिट्स इनटू व्हाट, हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लगाते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चेंज होते हैं किसमें चेंज होते हैं, टूट जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन एटम्स में। तो यहां पर हमारे पास क्या क्रिएट हो गए, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स। ये हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे बहुत सारी एनर्जी। अलग अलग हाइड्रोजन एटम अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो होगा क्या, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो हायर सेल में जंप करेगा। क्या करेगा, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग सेल में जंप करेंगे। तो वही लिखा है कि हमने इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम्स एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत सारे एटम्स बने, अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग सेल में जंप करेंगे, हायर सेल में जंप करेंगे। ठीक है बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब करके करेंगे, दे जंप टू द हायर सेल। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, दे विल जंप टू हायर सेल। उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां से, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, अपने खुद के जगह से वो चला गया किसमें, हायर सेल में। उसको बोलते हैं उसका एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बच्चों वो उसका खुद का स्टेट नहीं है, वो कुछ समय के लिए, फॉर फ्यू सेकेंड वो वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर वापस क्या होगा, अपने सेल में जंप करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर सेल चला गया। उसके बाद क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपने सेल में जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से वापस अपने सेल में जंप करेगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करता है कहां से, लोअर सेल से हायर सेल, तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया और चला गया हायर सेल में। और जब हायर सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर सेल में, वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, दे एमिट डिफरेंट एनर्जी रेडिएशंस। तो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएशन क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि जब हमने लेके रखा है क्या, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, और हमने क्या क्रिएट किया, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम एमिट करेंगे एक ब्लू कलर की रेडिएशन। दे विल एमिट bluish color radiation. When this radiation is passed through prism, जब इस रेडिएशन को बच्चों हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं और उसको हम लोग एक स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं क्या कि हमको जो है क्या मिलते हैं, बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती हैं। हाइड्रोजन गैस से जो निकलने वाली रेडिएशन है, एनर्जी रेडिएशन है, जब उसको हमने प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म से पास करने पर हमको बहुत सारी बैंड्स ऑफ लाइंस दिखाई देती है। बैंड्स ऑफ लाइंस
दिखाई देती है, जिनको हम बोलते हैं क्या, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पॉइंट सीरीज और हम्फ्री सीरीज, बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरर। किसने इसको डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे क्या है, हमने ये सीरीज का नाम दिया, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंट सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। बच्चों अगर हम इसको नेकेड आई से देखेंगे इस सीरीज को, इस स्क्रीन को, तो केवल हमको दिखाई देगा क्या, बाल्मर सीरीज, केवल ये लाइन दिखाई देगी, बाकी कोई भी लाइन दिखाई देगी नहीं। क्यों, क्योंकि बाल्मर सीरीज हमको दिखती है किसमें, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में हमको दिखाई देती है क्या, बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज हमको मिलती है किसमें, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और हम बात करेंगे बाकी जितने भी सीरीज है क्या, पैस्चियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंट सीरीज, सब दिखाती है किसमें, दिखती है हमको इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। सेम हियर इंफ्रारेड रीजन। एंड दिस हम्फ्री सीरीज जो अभी भी डिस्कवर हुई है ना, ये जो है दिखती है किसमें, इन द फार इंफ्रारेड रीजन, इन द फार इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरह से बच्चों जो हमको बैंड्स ऑफ लाइंस दिखाई देती हैं हाइड्रोजन से निकलने के कारण, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको बोलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ऐसे बनता है बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम सीखेंगे कि कैसे बोर ने एक्सप्लेन किया कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बैंड्स ऑफ लाइंस सीरीज क्यों बनी। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे बोर ने समझाया हाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि कैसे बोर ने समझाया क्या, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बना। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन जो गैस है बच्चों, है ना, उसके एटम में क्या होती है, उसके एटम में होता है एक इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा कि जब हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी हायर सेल में जंप कर सकता है ना, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो हायर सेल में जाएगा, अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो लोअर सेल में जाएगा। ऐसे ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब किए और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर सेल में चला गया। अब बच्चों हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जिसको बोलते हैं उसका एक्साइटेड स्टेट, वो उसका खुद का स्टेट एनर्जी लेवल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस अपने ओरिजिनल सेल में आने की कोशिश करता है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन जब अपने सेल में आने की कोशिश करेगा तो वो आ सकता है कैसा, डायरेक्टली टू द फर्स्ट सेल, या फिर क्या, वो धीरे धीरे उतर करके फर्स्ट सेल में जंप करेगा। तो बोर ने बोला कि आखिर डिफरेंट सीरीज क्यों बनती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर सेल में, हायर सेल से, किसी भी हायर सेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा डायरेक्टली इन फर्स्ट सेल, किसी भी हायर सेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है डायरेक्टली इन फर्स्ट सेल, तो हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं क्या कि हमको मिल रही है क्या, जो लाइंस मिलती है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज बच्चों कब मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से डायरेक्टली जंप करे, किसमें, किसमें, फर्स्ट सेल में। तो हमको मिलती है कौन सी सीरीज, हमको मिलती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मिलती है। अब बोर ने बोला कि आखिर आखिर बाल्मर सीरीज कब मिलती है, तो बोर ने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करे किसी भी हायर सेल से डायरेक्टली किसमें, सेकेंड सेल में, किसी भी हायर सेल से सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल में जंप कर रहा है, तो हमको मिलेगी कौन सी सीरीज, हमको मिलेगी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी हायर सेल से, इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है सेकेंड सेल में डायरेक्टली, तो हमको जो है जो लाइंस मिलेगी वो किसकी मिलेंगी, बाल्मर सीरीज की। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी हायर सेल से डायरेक्टली किसमें, थर्ड सेल में जंप कर रहा है, थर्ड सेल में जंप कर रहा है, तो हमको जो सीरीज मिलेगी उसको बोलेंगे क्या, अभी पढ़ा हम लोगों ने, इसको बोलेंगे पैस्चियन सीरीज, पैस्चियन सीरीज। इसी तरह से बोर ने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करे किसी भी हायर सेल से डायरेक्टली किसमें, फोर्थ सेल में, किसी भी हायर सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसमें, फोर्थ सेल में, तो हमको मिलती है कौन सी सीरीज, हमको मिलती है
पीफर्ड सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन पीफर्ड सीरीज मिलती है। और उन्होंने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर सेल से डायरेक्टली किसमें, फिफ्थ सेल में जंप करे, फिफ्थ सेल में जंप करे तो हमको जो सीरीज मिलेगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रैकेट सीरीज। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि बोर ने बड़े आसानी से समझाया कि क्या एटम के चारों ओर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन सेल्स में चक्कर लगाते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने सेल में रहेगा तो वो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो तो किसी हायर सेल में चला जाएगा। और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वापस क्या होगा, वो लोअर सेल में आना चालू करेगा। तो बोला किसने बोर ने बोला कि आखिर लाइमन सीरीज क्यों बनती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर सेल से किसमें, लोअर सेल में। तो अगर हम बात करें बच्चों किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं लाइमन सीरीज के केस में, अगर हम बात करें कि लोअर सेल की वैल्यू क्या है, लोअर सेल बच्चों, लोअर सेल को हम बोलेंगे क्या, N1। और हायर सेल इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या, N2। तो लाइमन ने बताया क्या, बताया कि बोर ने बताया क्या, बताया कि लाइमन सीरीज कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे लोअर सेल। तो इसके लिए N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए हमेशा क्या होगी, लोअर सेल की वैल्यू क्या होगा, हमेशा होगी 1। और N2 हायर सेल की वैल्यू क्या हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इट कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी से डायरेक्टली जंप करता है फर्स्ट सेल में, है ना, अगर 8 सेल से जंप करता है फर्स्ट सेल में, है ना, तो हमको मिलेगी लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए लोअर सेल की वैल्यू क्या होती है, N1 की वैल्यू होती है 1। और हायर सेल की वैल्यू क्या हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों का हम देखेंगे क्या कि बाल्मर सीरीज के लिए, और बाल्मर सीरीज के लिए बच्चों लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी, लोअर सेल की वैल्यू होगी क्या, 2। तो यहाँ पर बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लोअर मोस्ट सेल की वैल्यू क्या होगी, 2। और हायर सेल जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। तो इसके लिए N2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बच्चों बात करते हैं क्या पैस्चियन सीरीज के लिए। पैस्चियन सीरीज के लिए लोअर सेल की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3 थर्ड सेल। तो लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी, थर्ड सेल। और हायर सेल की वैल्यू बच्चों क्या होगी, इट कैन बी 4, 5, 6, 6 अप टू इंफिनिटी। तो 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। अगर बात करते हैं पीफर्ड सीरीज के लिए, लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3 फोर्थ सेल। तो N1 की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ सेल। लोअर मोस्ट सेल जो है पीफर्ड सीरीज के लिए क्या होगी, 4। और हायर सेल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हायर सेल की यहाँ वैल्यू होगी हमारे पास क्या, इट कैन बी 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और ब्रैकेट सीरीज के लिए लोअर मोस्ट सेल क्या होता है बच्चों, 5। और हायर सेल की वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है इंफिनिटी से। अब बच्चों हमको बहुत ध्यान से हमको समझना है क्या, 2-3 चीज समझना है क्या, कि एनर्जी जो है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी सेल में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर सेल से लोअर सेल में, तो वो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हमसे पूछता है कि उस रेडिएशन की एनर्जी क्या है, उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, उस रेडिएशन का वेव नंबर क्या है, उस वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसके बारे में बच्चों थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों हम बात करेंगे क्या कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है, किसी भी हायर सेल से लोअर सेल में जंप करने पर वो एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब क्वेश्चन दिमाग में उठता है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बिल्कुल पास वाले सेल से, और इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा सबसे दूर वाले सेल से, तो जो रेडिएशन निकलने वाली है उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम की मैक्सिमम, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम की मैक्सिमम, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम की मैक्सिमम, वो उसके बारे में बच्चों में बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले बात सुनेंगे हम लोग क्या कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है क्या,
क्या हायर सेल से कहां पर लोअर सेल में, है ना। तो अगर हायर सेल बिल्कुल पास वाला है तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, सेल नंबर 5 और सेल नंबर 6, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए जो एनर्जी रेडिएशन होगा उसका एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो एनर्जी विल बी व्हाट, मिनिमम। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बिल्कुल अपने पास वाले हायर सेल से जंप करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां से, इन्फिनिटी टू द लोअर सेल, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, इन्फिनिटी टू लोअर सेल, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जो निकलने वाली रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो हमको यहाँ पे मिलेगी क्या, एनर्जी मिलेगी, क्या एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से किसी लोअर सेल में तो क्या होती है, एनर्जी होती है मैक्सिमम। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बिल्कुल पास वाले सेल से, है ना, तो एनर्जी क्या होगी, रेडिएशन की, मिनिमम। एनर्जी ऑफ रेडिएशन विल बी मिनिमम। तो हमने क्या बोला कि एनर्जी, ENERGY, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन क्या होगी, मिनिमम। कब मिनिमम होगी, कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से, एक गिवन सेल, लोअर सेल में जंप कर रहा है, कहां से, उसके जस्ट आगे वाले सेल से। इसका मतलब यहाँ पर जो N2 का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो N2 का वैल्यू वो क्या होगा, N1+1। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से, हायर सेल, जिसकी वैल्यू क्या है, लोअर सेल से ज्यादा से जंप कर रहा है, तो हमको मिलेगी क्या, मिनिमम एनर्जी। और अपन को मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन मैक्सिमम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से, लोअर सेल में। कहां से जंप कर रहा है, जब N2 की वैल्यू क्या हो, जब N2 की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी। जब N2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो हमको मिलेगी क्या, मैक्सिमम एनर्जी। अब बच्चों बात करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट हो रही है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी हायर सेल से लोअर सेल में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अपन जानते हैं बच्चों, मिनिमम कब फ्रीक्वेंसी होगी और मैक्सिमम कब होगी। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। तो अगर पूछा जाए कि कब रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से, तो हमको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी लोअर सेल में, कहां से, हायर सेल, जिसकी वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी लोअर सेल में तो हमको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, रेडिएशन की, मैक्सिमम। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, जब लोअर सेल की वैल्यू क्या हो, N1, और हायर सेल की वैल्यू क्या हो, N1+1, जस्ट उससे आगे वाला। तो हमको मिलेगी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, मिनिमम। अब बच्चों बात करते हैं क्या, हमने पढ़ लिया एनर्जी, हमने पढ़ लिया फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं क्या, वेवलेंथ। अगर हमसे पूछा जाए वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, DIADI, हमको मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, वेवलेंथ मिनिमम कब मिलेगी। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, क्या हमने पढ़ा अभी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, एनर्जी इसका लिखते हैं आप लोग h न्यू लिखते हैं आप लोग। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज इक्वल टू c/λ। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ लिखते हैं। तो एनर्जी और वेवलेंथ पे कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। और अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम।
तो बच्चों हम अब आराम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब मिनिमम एनर्जी होगी तो क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे बिल्कुल पास वाले सेल से। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर सेल में, कहां से, बिल्कुल जस्ट उसके आगे वाले सेल से। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, जो N2 की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर वो क्या होगी, N1 प्लस। और मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, जब एनर्जी मैक्सिमम हो। एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से लोअर सेल में। तो यहाँ पर क्या होगा, N1 की जो वैल्यू होगी, लोअर सेल की वैल्यू जो है तो है, N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन किसी लोअर सेल में तो हमको मिलेगी क्या, मिनिमम वेवलेंथ। और एक लास्ट बात बच्चों क्या है हमारे पास, हमसे पूछता है क्या, है ना, एनर्जी हमने जान लिया, फ्रीक्वेंसी हमने जान लिया और वेवलेंथ जान लिया, कब मिनिमम मिलेगी कब मैक्सिमम मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्या, वेव नंबर। वेव नंबर है ना, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम कब होगा, वेव नंबर मैक्सिमम कब होगा, है ना, और वेव नंबर हमको मिनिमम कब मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान सुनना बिल्कुल, क्या है यहाँ पर कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा क्या होता है बच्चों, 1 बाई लैम्डा होता है वेव नंबर। तो हम बोल सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू एच सी बाई एच सी इंटू वेव नंबर। 1 बाई लैम्डा को बोलते हैं क्या, वेव नंबर। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी और वेव नंबर क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम वेव नंबर मिलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं क्या कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इन्फिनिटी टू लोअर सेल, हमको मिलता है मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम वेव नंबर। तो कब मिलेगा, जब N1 की वैल्यू, लोअर सेल की जो वैल्यू है वो तो है ही है, हायर वैल्यू क्या होगी, हायर वैल्यू होनी चाहिए क्या, इन्फिनिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी से किसी लोअर सेल में तो अपन को मिलेगा मैक्सिमम वेव नंबर। और मिनिमम कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से, बिल्कुल पास वाले हायर सेल से, मतलब N1 प्लस 1, मतलब N2 की जो वैल्यू होगी, हायर सेल की वैल्यू क्या होगी, N1 प्लस 1 से जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो हमको मिलेगा क्या, मिनिमम वेव नंबर। तो ये हमको बहुत ध्यान से याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट इज आस्क्ड क्या कि व्हेन वी विल गेट मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन। बच्चों बच्चों हम जल्दी से सीख लेते हैं क्या, सम जनरलाइज्ड फॉर्मूला, क्या, एनर्जी का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर सेल से लोअर सेल में। जैसे मान लो हायर सेल की वैल्यू को मान लेते हैं, मान लो क्या क्या मान लेते हैं आप लोग, E2, है ना, एनर्जी ऑफ हायर सेल, और एनर्जी ऑफ लोअर सेल मान लेते हैं क्या, E1, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी हायर सेल से लोअर सेल में तो हायर सेल की एनर्जी कितनी मान सकते हैं हम लोग, सपोज E2, और लोअर सेल की वैल्यू मान सकते हैं मान लो E1। ठीक है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी हायर सेल से लोअर सेल में जंप करेगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी कम होगा। जब एनर्जी कम होगा तो द एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो होगी क्या होगी, इट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब क्वेश्चन उठता है कि उस रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, एमिटेड कितने होंगे बच्चों, इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन द एनर्जी। सो इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 विल बी द डिफरेंस इन द एनर्जी, और वही एनर्जी किसकी होगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब क्वेश्चन उठता है क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों फॉर्मूला, क्या, एनर्जी ऑफ nth सेल, है ना, कैसे निकालते हैं एनर्जी ऑफ nth सेल, इट इज इक्वल्स टू -21.8 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। जहां पे जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं सेल नंबर 1, E1 का एनर्जी कितना होगा, ये होगा -21.8 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू
जेड स्क्वायर बाई एन का वैल्यू क्या होगा, ये है क्या सेल नंबर लोअर सेल, तो इसको बोलेंगे क्या n1 का स्क्वायर। और अगर बात करते हैं क्या हायर एनर्जी का, हायर वाले सेल का एनर्जी कितना होगा -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाई हायर सेल को क्या बोलते हैं बच्चों n2 का स्क्वायर, है ना। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होगा E2 माइनस E1, तो पुट करें वैल्यू E2 माइनस E1, तो हमारे पास देखेंगे E2 क्या है हमारे पास -21.8 इंटू पावर -19, है ना, इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, है ना, माइनस क्या E1, और E1 का वैल्यू क्या है -21.8 इंटू पावर -19, है ना, इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये वैल्यू प्लस हो गई, और इसको हम लग सकते हैं आगे, तो इसको जब हम आगे लेकर आएंगे तो ये चीज कॉमन है क्या 21.8 इंटू पावर -19, ये तो कॉमन हो गई, है ना। इसको अपन ने क्या किया माइनस माइनस प्लस किया, ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू माइनस है, तो इसको आगे ले गए, उसको पीछे ले गए, है ना। अब बच्चों क्या होगा, ये चीज कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, उसको बाहर निकाल देंगे क्या 21.8 इंटू पावर -19, है ना, ये बाहर निकाल लिए, इनटू बचा क्या हमारे पास क्या जेड स्क्वायर कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिए, है ना। और हम लोग क्या लिखेंगे क्या 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर इसको आगे लेकर गए, इसको पीछे लेके गए, और कॉमन निकालिए ये, और कॉमन निकालिए, तो बचा क्या हमारे पास 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बच्चों ये हमको मिला क्या क्या एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, क्या मिला हमको बच्चों, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला किसी की एनर्जी निकालने का, जब रेडिएशन की एनर्जी निकालने का, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर सेल से किसी भी लोअर सेल में, कितना 21.8 इंटू पावर -19 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर जब क्या है हमारे पास, जेड स्क्वायर क्या है, ये इसको बोलते हैं क्या एटॉमिक नंबर। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, हाइड्रोजन के लिए यही वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर मतलब 1। तो ये हमने लिखा क्या एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब हमको निकालना है क्या, मान लो निकालना है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या निकालना बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है बच्चों कहानी, क्या कि अपन जानते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब बात करते हैं क्या दूसरा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, न्यूज को बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैसे निकलेगा बच्चों, एनर्जी क्या होता है बच्चों, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने बोला क्या होता है 21.8 इंटू पावर -19, है ना, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास एनर्जी का वैल्यू है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी क्या होता है बच्चों, एनर्जी जो होता है इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ h इंटू न्यू प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या 21.8 इंटू पावर -19 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी क्या दिस अपॉन h, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 21.8 इंटू पावर -19 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो होता ही है, अपॉन h का वैल्यू क्या है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू पावर -34। अगर बच्चों इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना मिलेगा हमारे पास 21.8 इंटू पावर -19। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 6.626 इंटू पावर -34 से, तो ये बच्चों वैल्यू मिलेगा अपन को कितना, हमको मिलेगा 3.29 इंटू पावर 15, 3.29 इंटू पावर 15 क्या 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों क्या हम लोग क्या किसी का भी फ्रीक्वेंसी,
जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर सेल से किसी भी लोअर सेल में। क्या फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों हम लोग? लिखेंगे फॉर्मूला 3.29 10 टू पावर 15 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो हमने निकाला एनर्जी निकालने का फॉर्मूला सीख लिया बच्चों, हमने सीख लिया फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम सीख लेते हैं क्या क्या हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेव नंबर। क्या? वेव नंबर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लेते हैं और फिर हम आते हैं कहां पर? वेव नंबर पर आते हैं। तो बच्चों हमने सीखा एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड क्या होता है 21.8 इंटू 10 पावर -19 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। क्या क्या जूल्स। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैसे निकालेंगे बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? क्या 3.29 इंटू 10 पावर 15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। क्या? हर्ट्स। हर्ट्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं क्या इसी को लोग सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी निकालना सीखे। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या? वेव नंबर निकालना। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने लिखा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। क्या फॉर्मूला लिखा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी को इक्वल्स टू दिस वैल्यू, है ना। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू वही 3.29 10 टू पावर 15 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी है ये लिखा हम लोगों ने। अब बच्चों अगर हम लोग c को यहाँ पर ले आए, व्हाट इज c? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या 3.29 10 टू पावर 15 अपॉन c का वैल्यू क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितना होता है? 3 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 बाई लैम्डा को बच्चों बोलते हैं क्या? 1 बाई वेवलेंथ क्या बोलते हैं? 1 बाई वेवलेंथ को बोलते हैं वेव नंबर। तो हमको वेव नंबर का फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला? अगर हम लोग डिवाइड करें 3.29 इंटू 10 टू पावर 15, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों कितना? 3 इंटू 10 टू पावर 8, है ना, से डिवाइड करेंगे तो हमको बच्चों मिलेगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो वैल्यू हमारे पास बच्चों आ रही है कितना? 1.096 इंच डिवाइड करने पर। और 10 टू पावर क्या होगा? 15 से 8 काटने कितना आएगा? 7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो बच्चों ये मिला हमको किसका? क्या? मीटर इनवर्स। ये मिला फॉर्मूला किसका? अपन को वेव नंबर का फॉर्मूला मिला। तो ये सब फॉर्मूला बच्चों हमको अच्छी तरह से रट लेना है। क्या? ये फॉर्मूला वेव नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला, और हमारे पास एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग एक बार वेव नंबर निकाल लिए, है ना, तो हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट? वेवलेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट? वेवलेंथ विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? वेव नंबर। एक बार वेव नंबर निकाल लिए तो हम निकाल सकते हैं क्या? वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो हमने सीखा एनर्जी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, क्या? वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। और फिर हमने सीखा बच्चों क्या? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला बच्चों हमको अच्छे से पढ़ लेना। दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, ये हमको अच्छी तरह से बच्चों बनना चाहिए। तो बच्चों अब हम आते हैं कहाँ? डायरेक्ट क्या कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड। तो एक एक करके बच्चों वो हम पढ़ना चालू करते हैं। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्या एक क्वेश्चन जो आ चुका है कहां पर? जेई 2013 से, आज के लेक्चर से। क्या पूछा है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, एनर्जी का फॉर्मूला क्या? -2.178 × 10⁻18 क्या? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं कि हम -21.8 × 10⁻19, एक ही बात है। Have the wavelength of light required, कितना वेवलेंथ लगेगा required to excite an electron of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। कहां से? फ्रॉम सेल नंबर 1 टू सेल नंबर 2,
पूछ रहा है कितना वेवलेंथ लगेगा और ऑप्शन वेयर गिवन टू अस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं, क्या समझ करके कि हम जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ जो होता है बच्चों, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, वेव नंबर। और आज अभी हमने पढ़ा वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1.096 है इंटू 10 टू पावर 7 1 अपॉन क्या एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 तो कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन के लिए, एटॉमिक नंबर 1, तो जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों 1 अपॉन 1.096 इंटू पावर 7 इंटू, है ना, लोअर सेल क्या है हमारे पास फर्स्ट सेल, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 अपॉन हायर सेल का स्क्वायर, तो हायर सेल क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 इंटू 1 स्क्वायर मतलब उतना ही हुआ। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 1.096 10 टू पावर 7, है ना, इंटू यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये बच्चों हो जाएगा 3/4। 3/4 मतलब क्या होगा 3 नीचे और 4 चला गया हमारे पास कहाँ ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया 4 डिवाइड बाई दिस वैल्यू, है ना। उसमें से देखो बच्चों 10 टू पावर 7 चला गया ऊपर, तो क्या हो गया 10 टू पावर क्या हो गया -7 इंटू, अब हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.96 अगर करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आया कितना, लगभग 1.214 इज द आंसर, क्या मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली अगर हमको ये फॉर्मूला पता है वेव नंबर का, तो वेवलेंथ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी हायर सेल से लोअर सेल में, है ना, या लोअर सेल से हायर सेल जा रहा है, तो उतना ही क्या लगेगा वेव लेंथ लगेगा। स्टूडेंट लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट जेई 1996। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द वेव नंबर, हमको वेव नंबर निकालना है ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, calculate the wave number of shortest wavelength in transition in the Balmer series of atomic hydrogen। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्मर सीरीज में क्या होता है, लोअर सेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होती है 2 बाल्मर सीरीज के लिए, और जो हायर सेल होता है N2 उसकी वैल्यू होती है 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि बाल्मर सीरीज में लोअर सेल हमेशा क्या होगा सेकेंड सेल, और हायर सेल क्या होगा बच्चों 3 4 5 अप टू सेल नंबर इंफिनिटी। अब हमसे पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां पर, इंफिनिटी से कहां पर, सेकेंड सेल में, बाल्मर सीरीज के लिए, है ना। वेवलेंथ क्या है शॉर्टेस्ट है ना, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी क्या होगी जब मैक्सिमम, जब एनर्जी होगी मैक्सिमम तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब क्या हो सेल के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां से इन्फिनिटी, सेल नंबर इन्फिनिटी से कहां पर सेकेंड सेल में। अगर इतना चीज जान गए हम लोग तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा बहुत इजी, क्या निकालना है वेव नंबर, वेव नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, क्या 1.097 या 96 मान सकते हैं इंटू 10 टू पावर 7, है ना, इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो हमारे पास 1.096 10 टू पावर 7 इंटू n1 स्क्वायर क्या है, लोअर सेल क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 क्या होगा सेल नंबर इंफिनिटी इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब ये तो 1 ही हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब ये हो गया 0 हो गया, है ना।
तो बचा क्या हमारे पास 1.096 10 टू पावर 7 अपॉन और 1/4 मतलब डिवाइड बाई 4। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास आंसर आएगा कितना 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बच्चों को आएगी 2 पॉइंट क्या 725 इन 10 टू पावर क्या 10 टू पावर हमारे पास क्या है वैल्यू 10 टू पावर हमारे पास आएगी 6 क्या मीटर इनवर्स। तो बच्चों सो इजी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों से पूछा है कहां पर जेई 1996 में। बस हमको ये आइडिया होना चाहिए क्या कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करे इन्फिनिटी से बार्मर के लिए सेकेंड सेल में। ओके बच्चों नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम जेई 1984। क्वेश्चन पूछा है बच्चों कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी in hydrogen atom is given by what minus 21.7 10 to power minus 12 erg upon cell square. Calculate the energy required to remove electron from completely from what cell number 2. cell number 2 से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालना है ना। पूछ रहा है what is the longest wavelength that can be यूज टू ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांजिशन। हमसे पूछा दो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है एनर्जी कितना लगेगा और फिर पूछ रहा है कितना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लगेगा। तो बच्चों यहां ध्यान देना है क्या कि कंप्लीटली हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से फ्रॉम द सेल नंबर 2। हमको हमारे पास कितना है सेल नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है। सेल नंबर 2 से कहां रिमूव करना है कंप्लीटली टू द कंप्लीटली मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है कहां पर सेल नंबर और इनफाइनाइट सेल नंबर में लेके आना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम जानते हैं फॉर्मूला वो क्या जानते हैं फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों एनर्जी हमने पढ़ा है एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या -21.8 इन 10 टू पावर -19 10 टू पावर -19 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square। ये पढ़ा हम लोगों ने रिलेशनशिप है ना। हमको पूछा है रिलेशनशिप पूछा है क्या क्या कि कितना एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है कहां से सेकेंड से इंफिनिटी। तो लोअर सेल ये है हमारे पास n1 ये है और n2 ये है तो एनर्जी कितना लगेगा यहाँ पे अर्ग में दिया है अपन इसको जूल में कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इन 10 टू पावर -19 इनटू व्हाट n1 मतलब सेल नंबर क्या 2 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1 इसका मतलब 0। तो हमको एनर्जी कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है कहां से सेकेंड सेल से इन्फिनिटी कंप्लीटली निकालना है। तो कितना लगेगा एनर्जी इट विल बी इक्वल टू -21.8 टेन टू पावर -19 अपॉन 4। तो बच्चों ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आए सॉरी एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव में लिखेंगे बच्चों हम लोग नेगेटिव नहीं लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। सेल की नहीं लिख रहे एनर्जी हम लिख रहे एनर्जी ट्रांजिशन की। तो 21.8 इन टू पावर -19 है ना अपॉन दिस वैल्यू। सो वी विल गेट द आंसर हाउ मच 5 point something will get the answer 5.21.8 डिवाइड बाई 4 तो 5 पॉइंट कितना है बच्चों 425 टू पावर -19 जूल। ये हमको एनर्जी लगेगी बच्चों इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है कहां से सेकेंड से इंफिनिटी में। अब पूछ रहा है बच्चों व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों कंफ्यूज करने के लिए है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कि बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो किसकी होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करे पास वाले सेल से लोअर सेल में। यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हमसे पूछ के रखा है क्या कि अगर एनर्जी इतनी है तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम जानते हैं क्या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है क्या होता है एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास लैम्डा वहां भेज दिया तो ई क्या एच सी अपॉन ई। एच क्या होता है 6.6226 टू पावर -34 जूल सेकेंड इनटू सी की वैल्यू क्या होता है 3 × पावर 8 है ना अपॉन एनर्जी कितना लगा 5.425 है ना टू पावर -19। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर लगभग कितना आएगा 3.66 10 टू पावर 7 10 टू पावर -7 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ
दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन। एनर्जी निकाल ली है तो बच्चों हमने आसानी से क्या निकाल लिया, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, है ना, जो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया है इसमें जेईई 1990 में। क्वेश्चन पूछा बच्चों, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड सेल। थर्ड सेल से उसको जंप कराए, किसी हायर सेल में जंप कराए, ऑफ हीलियम आयन। पूछ रहा है क्या होगा उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। थर्ड सेल से ऊपर जंप किया, है ना, थर्ड सेल टू एनी हायर सेल जंप किया, ट्रांजिशन हुआ, तो कितना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लगेगा। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं क्या कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से n1 + 1 से जंप करता है, कहां पर, n1 में, या n1 से जंप करे कहां पर, n1 + 1 में, एक सेल आगे जंप करे, तो हमको मिलता है मैक्सिमम। और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां से, इन्फिनिटी से लोअर सेल में, या लोअर सेल से इन्फिनिटी में जंप करे। तो अगर ये कंसेप्ट बनता है तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस जेईई 1990। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या हमको निकालना है, क्या वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ इज व्हाट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। तो 1 वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1.096 10 to power -7 और 10 to power 7, क्या 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, भी हमको ध्यान रखना है इस बार। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या 1/096 10 to power 7 इंटू लोअर सेल क्या है यहाँ पर बच्चों हमारा थर्ड सेल, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/, हायर सेल क्या है बच्चों, बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला मतलब फोर्थ सेल, तो 4 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फॉर हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, वेवलेंथ का वैल्यू इन व्हाट, मीटर। So this is how, dear student, we can solve easily the questions of what, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हमको बेसिक नॉलेज बिल्कुल क्लियर है, अगर हमको कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, तो क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।